हेलो नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे मेरे सभी दोस्त। तो दोस्त आज से आपके लिए जो बीपीएससी टीआरई 3 है उसके लिए क्लासेस कंटिन्यू हो गई दोस्त। पहली क्लास हिंदी की है। आपको मॉर्निंग में करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, जीएस की क्लासेस कंटिन्यू फॉर्म में मिलने वाली है और वो बेस्ड होंगी किस पे? एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर। ठीक है दोस्त, तो आप सभी लोग जुड़ जाएं और अधिक से अधिक इसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ जाए और आपको अधिक से अधिक लाभ हो पाए। ठीक है, तो चलिए दोस्त बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं सेशन और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या दोस्त? पहला प्रश्न है, हिंदी दिवस मनाया जाता है कब? 8 अक्टूबर को, 8 मार्च को, 14 दिसंबर को या 14 सितंबर को? बताइए दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? सबसे पहली बात, हिंदी। ये भी प्रश्न आता है, हिंदी हिंदी क्या है? पहला प्रश्न था हिंदी है क्या? तो हिंदी हमारी क्या दोस्त? हिंदी हमारी है राजभाषा। क्या है? राजभाषा। अब आप कहेंगे राजभाषा से क्या तात्पर्य है दोस्त? तो राजभाषा से तात्पर्य है राजकाज की भाषा। क्या? राजकाज की भाषा, राजकाज की भाषा। ठीक है, अच्छा राजभाषा मैं बता रहा हूं, आप सोचने जाइएगा तो मातृभाषा होती है, कैसे मानेंगे? राजभाषा हमारी हिंदी है, ये लिखा गया कहां पे? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के 1 में। क्या लिखा गया दोस्त? कि भारत की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। बाकायदे लिखा हुआ है तो इसलिए इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया भैया कि हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा, इसकी बात चल रही है। तो हिंदी को, जैसे अब यहां बात करते हैं हिंदी दिवस, हिंदी दिवस की बात करें तो दो हिंदी दिवस मनाए जाते हैं दोस्त। ठीक है, चलिए कौन कौन से? एक तो होता है हिंदी दिवस, एक होता है हिंदी दिवस, ठीक है, और दूसरा होता है विश्व हिंदी दिवस। हिंदी विश्व हिंदी दिवस होता है। दो दिवस मनाए जाते हैं दोस्त। ठीक है, अब देखिए हिंदी दिवस या ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्त? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को मनाया जाता है। और कब से हिंदी को राजकाज की भाषा के रूप में स्वीकार कर दिया गया था? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, लेकिन यह स्वीकार किया गया था, लेकिन हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर 1953 से इसको मनाया जाने लगा है। बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? 1949 में हिंदी को मान्यता दी गई थी, लेकिन हिंदी दिवस के रूप में 1953 से मनाया जा रहा है। अब बात करते हैं विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस की बात करते हैं दोस्त, तो विश्व हिंदी दिवस जो है यह मनाया जाता है आपके 10 जनवरी को। कब? 10 जनवरी को। और ये इसकी जो मीटिंग हुई थी पहली दफा, ये हुई थी 1975 में, 1975 में हुई थी। कहां पे हुई थी दोस्त? नागपुर में हुई थी। कहां पे हुई थी दोस्त? नागपुर में हुई थी। इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, वो पहली बार इस सम्मेलन का उद्घाटन करी थी। ठीक है, तो ये भी हो सकता है पूछ ले कि भाई पहला हिंदी सम्मेलन जो हुआ था उसमें उद्घाटन किसने किया था? तो वो उद्घाटन किसने किया था भैया? तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया था। ठीक है, तो उसको भी आपको याद रखना है। बेसिकली हमसे पूछा क्या गया है? हिंदी दिवस, तो हम हिंदी दिवस क्या मनाएंगे दोस्त? ऑप्शन नंबर डी 14 सितंबर को। बात क्लियर है? यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बात ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं दोस्त। क्या है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी अरुंधति राय, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी निर्मला दत्ता। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? कभी भी जब आप पढ़ रहे हैं तो आधुनिक आपसे उपनाम पूछे जाते हैं, आप पिछला पेपर उठा के देख लीजिएगा। अभी तो ये पहली क्लास नहीं होता है कि पहली क्लास में सारी चीजें आपको इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं, तो आप धीरे धीरे और अच्छा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आधुनिक युग की मीरा आपको पता है, इसे यहाँ पे आप ये दो ऑप्शन तो आप गलत काट सकते हैं दोस्त। ठीक है, दो ऑप्शन आप गलत काट सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे जैसे ये दो गलत कट गए, बचे ये दो। अब आपको पता है सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है दोस्त? भारत कोकिला कहा जाता है। क्या? भारत कोकिला। भारत कोकिला कहा जाता है किसको? सरोजिनी नायडू को। ये क्या थी? भारत की प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष। ठीक है, भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी, पहली बात तो ये। उसके बाद बात कर लेते हैं क्या दोस्त?
ये पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है दोस्त, ये भी आपको याद रखना है। ठीक? ये दो चीजें हो गई। अब यहां पे आप कहेंगे बात भारत कोकिला, तो ठीक है, एक हम नाम सुनते हैं स्वर कोकिला का। किसका नाम? स्वर कोकिला। तो स्वर कोकिला कौन है दोस्त? स्वर कोकिला है आपकी लता मंगेशकर। कौन है दोस्त? लता मंगेशकर। बात क्लियर है? तो इसमें आप देख लीजिए, अब ये तो भाई ये भी गलत हो गई। अब इसमें सही ऑप्शन क्या है दोस्त? ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। बात क्लियर है? चलिए सर, क्लास अच्छी लग रही होगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्त। ठीक है, चलिए अगला है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका लिखा है? मतलब इसके लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन बी है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी है डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन डी है डॉक्टर नामवर सिंह। बताइए दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये बड़ी फेमस रचना है और ये किसकी है दोस्त? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं दोस्त, क्या है? राम बोला बचपन में किसका नाम था? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन डी अग्रदास। बताइए, अब ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाने लगे हैं दोस्त। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा भाई, किसका उपनाम क्या है, बचपन का नाम क्या है ना? जैसे नहीं होता, हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें पूछा जाता है बचपन का नाम, जैसे महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, है ना? तो ऐसे ही यहाँ पे पूछा गया है। जैसे भी आप अगर समीक्षा अधिकारी के पेपर दिए होंगे तो उसमें तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था, ये पूछा जा रहा था, है ना? पूछा गया था। तो मतलब आपको जो भी पढ़ना है बहुत कंप्लीटली पढ़ना है। ऐसे प्रश्न आपके बीच में बार बार आते रहेंगे। तो राम बोला जो नाम है ये किसका भैया? ये तुलसीदास का है। किसका है? तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी। और तुलसीदास के विषय में आप समझिए, इन्होंने किसकी रचना की है? रामचरितमानस की। किसकी? रामचरित मानस की इन्होंने रचना करी दोस्त। और ये किस भाषा में है? तो अवधि, कहने को अवधि भाषा है, बाकी अवधि तो एक बोली है, आप ऐसे समझिएगा। ठीक है, और अभी आगे इनसे संबंधित कुछ और प्रश्न आएंगे, उन पर डिस्कस कर लिया करेंगे दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या है दोस्त? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? समझिएगा, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? बताइए। ऑप्शन है 1520, ऑप्शन बी 1554 में, ऑप्शन बी 1680 में, ऑप्शन डी 1550 में। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? ये सारे के सारे प्रश्न रिपीटेड हैं और ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपके बिहार के पूछे गए हैं। ठीक है, बताइए इसका सही जवाब। तो इसका जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1554। शायद बिहार वालों को तुलसीदास जी से ज्यादा मोहब्बत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं दोस्त। अगला क्या है? आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? इसका सही जवाब क्या होगा? आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था? ठीक है, अब देखिए ऐसे प्रश्न आपसे, जैसे पीजीटी आप दे रहे हैं या आप 6 से 8 बैठ रहे हैं, आपका सब्जेक्ट हिंदी है, तो आपसे पूछा जाना लाजमी है ऐसे प्रश्न, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहिए। तो अब मैं जैसे अभी प्रैक्टिस कर रहा हूं, फिर आपको लास्ट के 10 दिन में आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ये सारे प्रश्न जो हैं पूरा एक कंप्लीटली पैकेज टाइप का दूंगा। ये पहली क्लास आपकी इसलिए है कि इसमें आप थोड़ा सा समझ पाए कि हाँ, आपसे अगर भाषा से संबंधित प्रश्न आएंगे तो कैसे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, चलिए वीर गाथा काल किसने कहा भैया? ऑप्शन नंबर सी, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की उपपत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? ऑप्शन ए मागधी अपभ्रंश, ऑप्शन बी सौरसैनी अपभ्रंश, ऑप्शन सी है अर्धमागधी अपभ्रंश, ऑप्शन डी है नागर अपभ्रंश। कभी कभी एग्जाम में, जैसे आप एग्जाम देते हैं तो उसमें कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो पहले से ही गलत होते हैं। ठीक है, जैसे हम बात कर लें अपभ्रंश की, तो आपको पता है इसे मागधी, जैसे सौरसैनी अपभ्रंश होती है, मागधी अपभ्रंश होती है, अर्धमागधी होती है ना? लेकिन नागर अपभ्रंश कहीं होती नहीं। तो सबसे पहले आप देखिए एलिमिनेशन मेथड अपनाइए कि भैया कौन गलत है। सबसे पहले तो यही गलत हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें मागधी अपभ्रंश की, तो भैया मागधी बोले मगध, मगध बिहार, तो हिंदी की उत्पत्ति आपको पश्चिम से मिलेगी, पश्चिमी हिंदी।
समझ रहे हैं। तो आपको पश्चिमी हिंदी बोले तो सौरसैनी अपभ्रंश, तो इसमें आप क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सौरसैनी अपभ्रंश हो जाएगा। ठीक है, जितनी पश्चिमी हिंदी की जितनी बोलियां हैं दोस्त, जितनी भी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं वो सारी की सारी किससे हैं, सौरसैनी अपभ्रंश है। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी इसलिए है कि प्रश्न संख्या थोड़ा सा हमने ज्यादा लिया है, तो आपका कम समय में ज्यादा प्रश्न कवर हो इसका प्रयास हम कर रहे हैं। चलिए दोस्त, निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्र कवि कहलाते हैं? ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन डी सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। राष्ट्र कवि, ठीक है। बात कर लेते हैं जैसे राष्ट्रवादी कवि की बात करते हैं, तो राष्ट्रवादी रामधारी सिंह दिनकर से। क्या दोस्त, अगर हम राष्ट्रवादी कवि की बात करते हैं, राष्ट्रवादी कवि कौन है, दिनकर जी हैं। सुमित्रानंद पंत प्रकृति के सुकुमार कवि। क्या दोस्त, सुकुमार कवि हैं। बात क्लियर है। तो ये तो ऐसे, ये गलत है, ठीक है। इसमें जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या है भैया, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। बताइए इसका सही जवाब, बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, देखिए हम इसकी बात कर लेते हैं अगर, कि भाई इसमें आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है। क्या आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो ये प्रश्न आपसे कम से कम कई दफा पूछा गया है कि भाई ये इसमें कौन सा सही होगा, आधुनिक का तुलसी। क्योंकि ऐसे हम अभी जस्ट पढ़ रहे थे, थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया, सुमित्रानंदन पंत क्या थे, सुकुमार कवि। क्या दोस्त, सुकुमार कवि थे। विद्यापति क्या कहा जाता दोस्त, विद्यापति को मैथिली कोकिला। क्या, मैथिली कोकिला इनका उपनाम है। ठीक है, मैथिली कोकिला कहा जाता है। और ये है नहीं हरिवंश राय बच्चन महोदय, तो है कौन, तो भैया ये है मैथिली शरण गुप्त, वही जो राष्ट्र कवि थे। क्या, राष्ट्र कवि इनका उपनाम है, राष्ट्र कवि, या इनको क्या कहा जाता है, आधुनिक युग का तुलसी, आधुनिक युग का तुलसी। बात क्लियर है दोस्त। तो चलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 10वां प्रश्न क्या दोस्त, हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है? ऑप्शन ए अगे, ऑप्शन बी भवानी प्रसाद मिश्रा, ऑप्शन सी शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। बताइए इसका सही जवाब। ये कई दफा पूछा गया दोस्त, कवियों का कवि, इनका तो नाम पूछा जाता है कि भाई इनका पूरा नाम क्या है। इनका पूरा नाम लिख लीजिए दोस्त, सच्चिदानंद हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अगेय। इनका पूरा नाम पूछा जाता है दोस्त, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। और यहां पूछा गया कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी शमशेर बहादुर सिंह। किसी कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या है, महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? ऑप्शन ए गुजरात हिंदी विद्यापीठ, ऑप्शन बी हिंदुस्तानी प्रचार सभा, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य सम्मेलन, ऑप्शन डी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए गांधी जी, आपको पता है कि जैसे गांधी जी ने सब बहुत पहले ही हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो है एक समिति गठित की थी, जिसका नाम था राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। ठीक है, और इसकी स्थापना इन्होंने जैसे दक्षिण भारत में जो करी वो करी थी चेन्नई मद्रास में। आगे प्रश्न आपको दिख जाएगा। तो बेसिकली आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, कभी कभी ये पूछा था कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना किसने करी थी, तो महात्मा गांधी ने करी थी। आपसे ये पूछा जाता है कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की किसके लिए गई थी, तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, ऑप्शन बी केवल लिखने पढ़ने की हिंदी, ऑप्शन बी साधारण बोलचाल की हिंदी,
ऑप्शन डी मध्यकालीन साहित्यिक पुस्तकों की हिंदी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? इसका सही जवाब क्या होगा? मानक हिंदी। मानक हिंदी बोले तो दोस्त मानकीकृत, मतलब व्याकरणिक रूप से जो शुद्ध हो, ठीक है, जो सभी स्वीकार करें। तो मानक हिंदी क्या होती है दोस्त? आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल कहां था? बताइए, आपसे ये प्रश्न तो आना ही आना है, ठीक है दोस्त। हिंदी साहित्य सम्मेलन, देखिए पिछली बार देखिए होता क्या है कि जैसे कुछ चीजें रिपीट होती हैं और कुछ चीजें बदल जाती हैं, तो नए प्रश्न आने की संभावना क्या? आपसे हिंदी सम्मेलन पूछा सकता है, तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए। क्या है दोस्त? ऑप्शन ए नई दिल्ली भारत, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क अमेरिका, ऑप्शन सी पोर्ट लुई मॉरिशस, ऑप्शन डी लंदन यूके। हम अभी जब चर्चा कर रहे थे विश्व हिंदी सम्मेलन की, हमने क्या कहा था? जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस जो 10 जनवरी को मनाया जाता है, उन दोनों में अंतर मात्र इतना सा है दोस्त कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत में मनाया जाता है और विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो कहां मनाया जाता है? पूरे विश्व में मनाया जाता है। जहां पर भी भारत के लोग रहते हैं वहां पर सम्मेलन मनाया जाता है। उसी क्रम में 10 जनवरी 1975 से इसकी शुरुआत हुई थी और तब से हम लोग विश्व हिंदी दिवस के रूप में 10 जनवरी को मनाते भी हैं। तो बताइए दोस्त, विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन स्थल क्या था 8वां वाला? तो ये था ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे? ऑप्शन ए सुमित्रेंद्र पंत, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए हम इसकी बात करें भाई, छंद मुक्त और छंदबद्ध, आपको तो पता ही है। तो छंद की परिधि से मुक्त कराने का बीड़ा किसने उठाया था? ये बार बार प्रश्न आता है आपके सामने, ठीक है। तो ये बीड़ा उठाया था किसने? ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। किसने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो है ये बीड़ा उठाया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? कबीरदास की भाषा थी? ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी शतुक्कड़ी, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी ब्रजभाषा। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? आप सभी को पता है कि भाई कबीरदास की भाषा का जो दोस्त ये थी आपकी शतुक्कड़ी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला प्रश्न लेते हैं। ठीक है, क्या है? तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कितने कांड हैं? बेहद अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अभी ये चर्चा का है। इसे इसलिए है क्योंकि अभी राम जी का मंदिर भी बना है, आपको पता ही है। तो राम जी के मंदिर बनने के परिप्रेक्ष्य में जो रामचरितमानस से बड़ी फेमस अभी चल रही थी, तो इसलिए प्रश्न आ सकता है दोस्त। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 9। बताइए दोस्त इसका सही जवाब। तो आपको पता है मेरे भाई, जो तुलसीदास रचित रामचरितमानस है इसमें कुल कितने दोस्त? इसमें कुल 7 कांड हैं। कितने? 7 कांड हैं। ठीक है, आप हो सकता है आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से कांड हैं। ठीक है, आपसे पूछा सकता है कौन कौन से कांड है। तो सबसे पहले कौन सा कांड आता है भैया? बाल कांड। क्या आता है दोस्त? बाल कांड आता है। क्या? बाल कांड 1 नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे आपका क्या आता है दोस्त? दूसरे नंबर पे आता है अयोध्या कांड। क्या? अयोध्या कांड आता है। ठीक है, अयोध्या कांड आता है। तीसरे नंबर पे कौन आता है? तीसरे नंबर पे आता है अरण्य कांड। क्या दोस्त? अरण्य कांड। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है। फिर चौथे नंबर पे क्या आता है दोस्त? चौथे नंबर पे आता है किष्किंधा कांड। क्या आता है? किष्किंधा कांड आता है। ठीक है, किष्किंधा कांड आता है। ठीक है, 5वें नंबर पे क्या आता है दोस्त? आता है सुंदरकांड। आता क्या है? सुंदरकांड। क्या था दोस्त? सुंदरकांड नहीं होता है जैसे हम लोग पढ़ते हैं, याद करते हैं कि सुंदरकांड है, ये है, वो है। ठीक है, इसे देखते हुए हर शनिवार मंगलवार को लोग जो है जो बजरंगबली के मंदिर में जाते हैं, सुंदरकांड का जो है पाठ करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको थोड़ा सा जाननी पड़ेंगी। ठीक है दोस्त, तो अब जैसे ये कितने हो गए? 5 हो गए, सुंदरकांड तक हो गया। ठीक है, उसका 6ठे नंबर पे आता है लंका कांड। क्या था दोस्त? 6ठे नंबर पे आता है लंका कांड। क्या था दोस्त? 6ठे नंबर पे लंका कांड आता है। और 7वें नंबर पे क्या आता है दोस्त? उत्तर कांड आता है। क्या आता है? उत्तर कांड आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको ही जाननी है। ये जैसे आप चूंकि देखिए है क्या, रामचरितमानस विषय में बहुत सारी चीजें हुई। अभी संसद विधानसभा में मुद्दा उठा था उत्तर प्रदेश की। तो अब जैसे अभी यहाँ बिहार में भी बहुत बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है और बिहार में जो है मिथिला में उनकी ससुराल, तो इसलिए भी थोड़ा सा कोरिलेशन बनता है दोस्त। ठीक है, अब यहाँ पे हो सकता है आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा कौन सा है?
सबसे छोटा कौन सा, सबसे बड़ा भाई बाल कांड है, और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा किष्किंधा कांड है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 17 नंबर, दक्षिणी भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बैंगलोर, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी मैसूर। बताइए दोस्त इसका सही जवाब। देखिए इसमें जो है दोस्त, हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि भाई दक्षिण भारत में जो स्थापना हुई थी, हम अभी चर्चा कर ही रहे थे कि भाई मद्रास में जो है बनाया गया था, तो मद्रास हो या चेन्नई हो, उसमें आप जो है ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अगर हो रही हो तो आप कमेंट करिएगा दोस्त। आपका भाई, आपका दोस्त, ये आपका ही परिवार है, आपने बनाया है, आपकी वजह से ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी जो भी कृपा रहती है या जो भी आपका प्यार स्नेह सम्मान है, वो सारी चीजें प्राप्त होती रहती हैं। तो उसी का मतलब ये कह सकते हैं कि सदफल है जो हम आप सभी के बीच में ऐसे आकर के बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बताइए दोस्त, विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 10। ये थोड़ा सा इसलिए यश प्रश्न बनता है, कहीं कहीं पर आपको 12 दिखा मिल जाता है, लेकिन आप एनसीईआरटी को देखेंगे दोस्त, तो एनसीईआरटी में कितनी बताई गई संख्या? 10 बताई गई। कितने? 10 बताई गई। तो ये भी आपको, क्योंकि हम लोग क्या है, एनसीईआरटी के मानक के अनुसार चल रहे हैं दोस्त। एनसीईआरटी जो चीजें बताएगी या जो चीजें उसकी प्रमाणिक रहेंगे वही मानेंगे हम। क्योंकि आपके एग्जाम में एक बात और बता दूं, आपके एग्जाम में वही, जैसे आप लूसेंट पढ़ लीजिए या कोई आप किताब पढ़ लीजिए, लेकिन जो बीपीएससी है उसी को मानेगी जो एनसीईआरटी में लिखा है दोस्त। तो आप बहुत इधर भागने की आवश्यकता नहीं, आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं दोस्त, क्या है? भाषा का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? अभी ऐसा प्रश्न है जो आपके संविधान में भी मिल जाएगा आपको, और संविधान के अलावा आपको हिंदी में दिख गया है। तो ऑप्शन ए 10वीं, ऑप्शन बी 11वीं, ऑप्शन सी 8वीं, ऑप्शन डी 9वीं। बताइए इसका सही जवाब। मैं आपको अनुसूची याद करा देता हूं क्या दोस्त, देखिएगा, रावेश राजा जनसभा भूदपन, यही तो है भाई, यही तो है। अब आप इसको नंबरिंग कर लीजिए। सबसे ये जैसे यहां पे राज्य के विषय में बताया गया 1 नंबर, दूसरा जो वेतन है दूसरे नंबर पे, ठीक है, तीसरे पे जो शपथ ली जाएगी, ठीक है, चौथे नंबर पे अगर राज्यसभा में जो उनका आपका जो सीटों का वो लेकर के है, ठीक है, और उसके बाद जाति 5वें नंबर पे, ठीक है, जनजाति से संबंधित जो अमे मित्री वाला कॉन्सेप्ट है दोस्त, अमे मित्री, अमे, ये भी आर परीक्षा में आया भी था, बीपीएससी में पूछा गया। अमे बोले तो असम, मेघालय, मिजोरम, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है दोस्त, ये 4 ऐसे स्टेट हैं जिनकी अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई वो की गई है। 7वें में क्या दोस्त? समवर्ती सूची है, आपको पता है। और 8वें में क्या है? 8वें में क्या दोस्त? यहां से आएगी भाषा, ठीक है। और यहाँ पे भूमि सुधार वाला जो सिस्टम है, तो 9वां भूमि सुधार है। 10वां में क्या है? दल बदल है। और 11वें में क्या दोस्त? पंचायत है। और 12वें में क्या दोस्त? आपकी नगर पालिका है। याद हो गई सूची? ऐसे जब जीएस हम आपको पढ़ाएंगे तो सारी चीजें ऐसे ही रटा देंगे, विज्ञान पढ़ाएंगे तो भी आपको ऐसे रटा देंगे, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ठीक है, तो बताइए कहां बात की गई है? 6वां, 7वां, 8वां, भाषा कहां दोस्त? यही तो है। तो 8वीं कहां है? ये लीजिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं क्या दोस्त? हाँ, ये वाला, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन 1 रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी गीतांजलि, ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो ये इसमें ऑप्शन बी आप देखें रामायण है, रामायण नहीं दोस्त, है ना। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी महाभारत। अब आप कमेंट में बताइए रामायण और की रचना किसने करी थी और महाभारत की रचना किसने करी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं क्या दोस्त? संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? देखिए अगर हम बात कर लेते हैं कि भाई पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे की बात कर लेते हैं, ये बार बार आपके सामने प्रश्न आता जाता रहेगा। तो पहला क्या दोस्त? पहले नंबर पे आती है आपकी अंग्रेजी। क्या आती है दोस्त?
अंग्रेजी आती है, ठीक है, अंग्रेजी आती है। दूसरे नंबर पर आपको जैसे जब देखेंगे तो मंदारिन एक नाम सुनेंगे आप, क्या मंदारिन, क्या मंदारिन, या इसको बोलते हैं चीनी, या चीन की जो लैंग्वेज इसको मंदारिन बोलते हैं। तो दूसरे नंबर पे आपकी ये बोली जाती है। तीसरे नंबर पे आपकी क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, क्या तीसरे नंबर पे हिंदी बोली जाती है। और चौथे नंबर पे आपकी क्या आती है दोस्त, स्पेनिश आती है, क्या आती है, स्पेनिश आती है, ठीक है, चौथे नंबर पे स्पेनिश आती है। मामला क्लियर है। तो आपसे इतना ही पूछेगा कि पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो आपको तीसरे तक तो क्लियर करना है। बात समझ में आ गई। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही जवाब है दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या दोस्त, संसार हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा, हिंदी किस परिवार की भाषा, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा परिवार है ना, बताइए, शामी की है, भारोपीय की है, तुरानी की है, या पापुई की है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त। हिंदी जो है एक किस भाषा परिवार की है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है, कौन सी, हिंदी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्या है, हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है, कहां मिलता है दोस्त, ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी सामवेद में, ऑप्शन सी यजुर्वेद में, ऑप्शन डी अथर्ववेद में। बताइए, यहां से जीएस का एक प्रश्न और बन सकता है। जीएस का क्या प्रश्न बनेगा दोस्त, चलिए लिख देते हैं, क्या प्रश्न बनेगा, सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना वेद, सबसे बाद का वेद, सबसे बाद का वेद, संगीत, संगीत, संगीत की उत्पत्ति किस वेद से हुई है, ठीक है, ये जीएस इतिहास का प्रश्न है, ठीक है। तो संगीत तो सामवेद से आएगी, है ना। सबसे पुराना वेद कौन सा दोस्त, आपको पता है ऋग्वेद है, ठीक है, और सबसे पुराना वेद है, इसलिए जो हिंदी का सबसे प्राचीनतम रूप है वो भी आपको कहां मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सबसे बाद का वेद कौन सा, अथर्ववेद है, ठीक है। इसमें जादू टोना टोटका ये सब किए गए हैं। ये भी प्रश्न आ चुका, बीपीएससी में पिछली बार पूछा गया, इस बार पूछा गया था, ठीक है दोस्त। तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या दोस्त, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना कब हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, ठीक है। बताइए, ऑप्शन है 1910 में, ऑप्शन बी 1915 में, ऑप्शन सी 1920 में, ऑप्शन डी 1925 में। आप सभी के बीच में बिहार इस पर जो क्लास आएगी ना दोस्त, उसमें कुछ चीजें जो यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ये तो छोड़ रहे हैं, तो वो सारी चीजें वहां कवर करा देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपके 1910 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र है कौन सा, बंगदूत, उत्तंड मार्तंड, लोकमित्र, प्रजाहितैषी। जवाब दीजिए इसका दोस्त। ये तो मतलब ऐसे समझिए कि ये सबसे सरल क्वेश्चन है। अब इसका जवाब अगर आप नहीं देंगे तो फिर तो समस्या है। बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब बिल्कुल आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। इसका सही जवाब उत्तंड मार्तंड, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा गया है। कुछ लोगों के लिए ये प्रश्न बिल्कुल नया होगा, लेकिन बिहार में ये प्रश्न नया नहीं है। बिहार में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बताइए, रेखता, हिंदवी, बांगरू या दरद। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए दोस्त, कृत्रिम हिंदी ये कह सकते हैं कि जो जैसे एक जन्म लिया हिंदी ने, वैदिक संस्कृति, वैदिक, लौकिक, प्राकृत, अपभ्रंश, है ना, पाली प्राकृत अपभ्रंश होते हुए आई हिंदी में। तो हिंदी का कृत्रिम रूप किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है किसको दोस्त, रेखता को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित भाषाओं में से हिंदी की ही एक शैली किसे कहा गया है। हिंदी की एक शैली किसको कहा गया है। ऑप्शन ए अरबी को, ऑप्शन बी फारसी को, ऑप्शन सी तुर्की को, ऑप्शन डी उर्दू को। बताइए दोस्त, हिंदी की ही एक शैली किसको कहा गया है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्त, वो हो जाएगा आपका उर्दू। किसको, उर्दू कहा गया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहां दृष्टव्य होता है। बताइए, अब इसमें तो बताना नहीं है ना आपको कि भाई कहां पर सबसे प्राचीन जो दृष्टव्य होती है संस्कृत, वो कहां पे होती है। ऑप्शन है ऋग्वेद, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी महाभारत। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त।
ऋग्वेद, उपनिषद, रामायण, सबसे पहले क्या है आपको पता है? सबसे पहले कौन है? सबसे पहले आए वेद, वेदांग, वेद, वेदांग और उपनिषद। ये इनका क्रम रहा है दोस्त, ठीक है। ये एक दूसरे से, जैसे वेद, वेदांग, उपनिषद, इनके पार्ट रहे हैं। तो बताइए संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहां दृष्टव्य होता है? तो ये होता है मेरे दोस्त ऋग्वेद में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 29 नंबर, क्या दोस्त? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? आपसे पूछा जा रहा है। राजभाषा में रखेंगे, राष्ट्रभाषा में रखेंगे, विभाषा में रखेंगे या तकनीकी भाषा में रखेंगे? बताइए इसका सही जवाब। देखिए अगर आप राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं तो आप कहेंगे भाई हम तो राष्ट्रवादी आदमी, हम राष्ट्रभाषा रखेंगे। आपने कर दिया गोला बी पे, जबकि वो क्या है? वो गलत है। भाई राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, हमारी हिंदी क्या है? राजभाषा है। बोले तो राजकाज की भाषा। और ये कहाँ वर्णित है? तो ये वर्णित है भारतीय संविधान के भाग 17 में भारतीय संविधान के भाग 17 में। और ये कहां से कहां तक है? तो ये है आपके अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक। और इसी 343 में कहा गया है क्या? हिंदी भारत की राजभाषा होगी। हिंदी भारत की राजभाषा होगी। मामला क्लियर है? और लिपि क्या होगी दोस्त? तो लिपि होगी देवनागरी। क्या होगी? देवनागरी लिपि होगी। आप क्लियर है? तो ये ऐसे प्रश्न आपसे हो सकता है बने कि भाई आप राष्ट्रवादी आदमी राष्ट्रभाषा मारेंगे, जो करना कर लो। नहीं, वो करेगा कि आपका एक प्रश्न गलत करवा देगा। और हो सकता है आपका एक प्रश्न गलत जब हो जाए तो आपका नंबर एक कटेगा, तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है दोस्त। तो राष्ट्र की भावना से प्रेरित होकर के आपको जवाब नहीं देना है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है इसमें? राजभाषा, राजकाज की भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 30 नंबर पे क्या है? संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? अभी चर्चा किए थे कि भाई अनुसूची कैसे हमको पढ़नी है ना। रावेश राजा जनसभा भूतपन। तो इतना तो पता लग गया है दोस्त कि 8वीं अनुसूची में हमारी क्या भाषा के बारे में बात की गई है। लेकिन कितनी भाषाएं हैं? 14 भाषाएं हैं, 16 भाषाएं हैं, 17 हैं या 22 हैं? तो एक चीज आप याद रखिए, यहाँ पे 2-3 प्रश्न बनते हैं। जैसे आपसे ये कह दिया जाए, जैसे यहाँ पे संविधान 8वीं अनुसूची में कितनी मूल भाषाएं थी? क्या 8वीं मूल भाषा अगर पूछ दे, यहाँ पे क्या पूछे? मूल भाषा। क्या आपसे यहाँ मूल भाषा पूछेगा तो कितनी थी? तो भैया ये थी 14। क्या थी? 14 थी। बात क्लियर है? अब यहीं पे क्या होता है? 21वां संविधान संशोधन होता है। क्या होता है? 21वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है। अब 21वां संविधान संशोधन जब होता है दोस्त, तो ये कभी हो सकता है? आपसे पूछ ले संविधान संशोधन ये कब होता है मेरे दोस्त? तो ये होता है आपके 1967 में। कब होता है? 1967 में। क्या जोड़ी जाती है? सिंधी जोड़ी जाती है। क्या? सिंधी जोड़ी जाती है। उसके बाद क्या होता है दोस्त? उसके बाद होता है 71वां संविधान संशोधन। कब? 71वां संविधान संशोधन होता है कब? 1992 में होता है। और यहां क्या जोड़ी जाती है दोस्त? यहाँ पे मणिपुरी, मैथिली, माफ करिए, मणिपुरी, नेपाली और कोंकण ये भाषा जोड़ी जाती है। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन होता है। 92वां संविधान संशोधन कब होता है? 2003 में होता है। और यहाँ पे जोड़ी जाती है BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो भैया ये हो गई 15वीं। और यहाँ पे 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। तो बताओ कितने हो गए? 22 भाषाएं हैं। आपसे पूछे बोली कितनी है? क्या आपसे बोली पूछ ले दोस्त, तो कितनी बोलियां बोली जाती हैं अभी वर्तमान में? 18। इतनी बात क्लियर है? यहाँ पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दोस्त। हम इसीलिए तो आपको बताएंगे जैसे क्या चीजें कैसे हो रही है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे दोस्त। तो इसके लिए बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या है? देवभाषा कौन सी है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी खड़ी बोली। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? इसमें से सही जवाब क्या होगा बताइए? देखिए अगर हम बात कर लेते हैं देवभाषा की, तो देवभाषा की बात करें, या यहाँ पे हम और यहाँ पे पूछे देवभाषा कहें या हम कहें भाषा की आदि जननी। क्या? भाषा की आदि जननी, भाषा की आदि जननी कहें, ठीक है। भाषा की आदि जननी कहें
ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तब भी क्या होगा दोस्त, तब भी आपका कौन सा होगा, ऑप्शन सी संस्कृत। ठीक है, अगर आपसे पाली की बात करें तो पहली देश भाषा अगर आपसे पूछे, क्या पहली देश भाषा अगर आपसे पूछेगा दोस्त, तो आप बताएंगे किसको, पाली को। बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर पे। क्या दोस्त, हिंदी भाषा का जन्म हुआ लौकिक संस्कृत से, मगधी अपभ्रंश से, पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृत से, बताइए। हिंदी भाषा का जन्म, एक चीज तो क्लियर है दोस्त, ठीक है, जैसे यहाँ पे वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, अब हम अगर आपको क्रम लिखें, हो सकता है प्रश्न में कुछ गलती हो, फिर भी हम लिख पाए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले वैदिक, ठीक है, वैदिक संस्कृत, वैदिक वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, वैदिक हो गया, लौकिक, वैदिक संस्कृत, लौकिक, उसके बाद आपका आता है पाली, इसके बाद आता है प्राकृत, पाली प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश, और इसके बाद आता है अवहट, क्या आता है, अवहट, उसके बाद पुरानी हिंदी, क्या दोस्त, पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी, और यहां पे फिर आती है आपकी आधुनिक हिंदी, या कह सकते हैं जो वर्तमान में जिसका चलन हो वो हिंदी आती है। तो अब इसमें देखिए दोस्त, यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है, लौकिक संस्कृति, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृति से। जन्म कहां से हुआ, तो भाई मागधी से तो नहीं हुआ। मुझे जो लग रहा है वो यहाँ पे एक चीज सुधारने की आवश्यकता है, और यहाँ पे मागधी के बजाय यहाँ पे सौरसेनी अगर हो जाए दोस्त, क्या सौरसेनी अपभ्रंश, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल कर लीजिएगा दोस्त, सौरसेनी अपभ्रंश, क्या सौरसेनी अपभ्रंश, सौर सौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है दोस्त, सौरसेनी अपभ्रंश, ये बिल्कुल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या है हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी प्राकृत, बताइए इसका सही जवाब। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है। और अगर आप जैसे यूपी के हैं ना दोस्त, तो यूपी टीटी में एक बार ऐसा प्रश्न आ चुका है, ठीक है। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हिंदी भाषा, हिंदी भाषा, अच्छा भाषा क्या है, भाषा क्या दोस्त, विचार का, विचार का विनिमय, विचार का विनिमय, विनिमय, ठीक है, विचार विनिमय का माध्यम क्या है, भाषा है। बात क्लियर है। अब देखिए दोस्त, हिंदी भाषा की बात करते हैं। हिंदी जो शब्द है, हिंदी शब्द, शब्द किसने दिया दोस्त, शब्द दिया ईरानियों ने, किसने, ईरानियों ने हिंदी शब्द दिया। अब हम बहुत वो नहीं जाएंगे भाई पहले सिंधी था, सिंध से ही सिंध हुआ, सिंध से हिंदी हुआ, हिंद से हिंदी हुई, तो ये इस पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम ये सीधे ईरानियों ने दिया, और ईरानी जो है वो थे कहाँ, वो उनकी भाषा कौन सी थी, ईरानियों की थी फारसी, कौन सी दोस्त, फारसी भाषा थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, और मजे में है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है, अपभ्रंश बार बार पूछा जा रहा है आपसे, बताइए। पैसाची से, सौरसेनी से, अर्धमागधी से, या ब्राचर। देखिए खस ब्राचर ये क्या है, खस ब्राचर ये आप ऐसे समझिए, जो खस है, जैसे जो सिंध प्रांत की भाषा खस से बोली जाती है, ब्राचर, ठीक है, तो जो पहाड़ी हिंदी है उस टाइप की, तो खस ब्राचर उधर चले जाते हैं सिंधी और पहाड़ी हिंदी के लिए। उसके बाद आपका जो सौरसेनी है, या तो आपको पता है पश्चिमी हिंदी की जितनी है वो जो हो वहां से बोली जाती है। फिर उसके बाद अर्धमागधी, तो पूर्वी हिंदी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे अब ये तीनों तो गलती हो गए, तो बचे क्या है, ये बच रहा पैसाची, बिल्कुल बात सही है। जो पंजाबी है ये पैसाची हिंदी से बोली जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या है, रामचरितमानस की भाषा कौन सी है, बड़ी तगड़ा प्रश्न बनाया है। ऑप्शन ए ब्रह्म, ऑप्शन बी अवधि, माफ करिएगा यहाँ पे फिर मिस प्रिंट है, ठीक है, इस अवधि नहीं होगा बल्कि ये क्या होगा, अवधि नहीं होगा बल्कि क्या होगा, अवधि होगा, ये अवधि होती ना। तो अब देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइए दोस्त इसका सही जवाब। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे अभी अवधि हो गया, उसके बाद ब्रज हो गया, उसके बाद मैथिली हो गया। बताइए, मैथिली कोकिला डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो बताइए रामचरितमानस, रामचरितमानस लिखा किसके ऊपर गया था, प्रभु श्री राम जी के ऊपर। लिखने वाले कौन थे, तुलसीदास जी थे किस कहाँ के,
तो आपको बोला चित्रकूट के थे, लिखे कहाँ थे, तो ये लिखे थे जाकर के उधर श्रावस्ती साइड, वहां कौन सी भाषा बोली जाती है, अवधी बोली जाती है। तो नो डाउट इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अवधी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, जायसी का पद्मावत की भाषा है, ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन डी अवधी। बताइए, पद्मावत बड़ी फेमस रचना है गुरु, है ना, बड़ी फेमस रचना है पद्मावत, है ना। तो बताइए पद्मावत जो जायसी की रचना है वो किस भाषा में है? आप सोच रहे होंगे साहब ये तो ब्रज भाषा में होगा, बिल्कुल गलत जवाब है। सूरदास की रचना कभी ये पूछा जाएगा आपसे तो आप ब्रज भाषा मार सकते हैं, लेकिन सामान्यतः क्या होगा, पद्मावत की रचना, ये अलग से आपसे प्रश्न आएगा तो आप मारिएगा, बाकी पद्मावत पूछेगा हमेशा किस भाषा में है, तो अवधि में है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। क्या है, बघेली किसकी बोली है? बघेली किसकी बोली है बताइए, पहाड़ी की है, राजस्थानी की है, पूर्वी हिंदी की है, पश्चिमी हिंदी की है, किसकी है भैया? तो ये चीज तो क्लियर है कि पश्चिमी हिंदी की बात कर लेते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे जयपुरी हो जाता, जैसे मान लीजिए ऐसे कहिए आपकी यहाँ पे जितनी राजस्थानी है, क्या अगर यहाँ पे हम बात करते हैं राजस्थानी भाषा जितनी है, राजस्थानी हो गई, या आप कह सकते हैं खड़ी बोली जो हो गई, क्या खड़ी बोली हो गई, है ना, ये पश्चिमी हिंदी के थ्रू आती, खड़ी बोली हो गई, कन्नौजी हो गई, क्या कन्नौजी हो गई, पूछा क्या गया आपसे, बघेली पूछा गया ना, कन्नौजी हो गई, कन्नौजी, तो ये इस इधर आती है ना। हरियाणा की बांगरू हो गई, हरियाणवी हो गई, हरियाणवी या बांगरू, ठीक है, ये कहां पे आती है, पश्चिमी हिंदी, ये तो गलत हो गया भैया। राजस्थानी पश्चिमी हिंदी में आती है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, पहाड़ी अनुता अभी आपको कौन सी ब्राचर बताया था ना, खस ब्राचर, तो वो हो गई, तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं, ए बी और सी। ए बोले तो अवधी, यहां पे बघेली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये कहां आती है भैया, ये आती है इस क्रम में। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, विभाषा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए खड़ी बोली हिंदी को, ऑप्शन बी हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, ऑप्शन सी हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त, विभाषा किसे कहते हैं? ऐसे आप बोलते हो कि विभाषा बोले तो आप कह सकते हैं कि जो हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं उन्हीं को विभाषा बोलते हैं। प्रश्न आ चुका है अभी, जैसे बिहार एसआई में प्रश्न आया हुआ था। ठीक है दोस्त, तो हो सकता है आपसे रिपीट करिए, तो इसका सही जवाब क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न लेते हैं। क्या है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? ऑप्शन ए भक्ति सागर, ऑप्शन बी काव्य सागर, ऑप्शन सी सुख सागर, ऑप्शन डी प्रेम सागर। बताइए खड़ी बोली का प्रयोग, अब जितने लोग अभी टीजीटी वाले हैं वो तो जवाब दे रहे होंगे, बाकी जिनका सब्जेक्ट हिंदी है, देखिए है क्या, अगर आप 6 से 8 दे रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी जो है वो करीब 10 तक आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर आप जैसे हिंदी दे रहे हैं तो आप हिंदी पढ़ रहे 6 से 10 तक की। आप अगर जीएस जैसे आप ईवीएस दे रहे हैं या साइंस दे रहे हैं तो आप 6 से 10 तक की साइंस पढ़ लीजिए, मैथ पढ़ लीजिए। मतलब ये समझ लीजिए एनसीईआरटी पढ़े बिना कल्याण नहीं होना है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये एनसीईआरटी से ली गई हैं, इसलिए आपके लिए थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा क्योंकि ये पहले आप देखे नहीं है। ठीक है, तो बताइए इसका 39 नंबर का इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रेम सागर। बात क्लियर है? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? बताइए इसका सही जवाब। इसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए ना आपकी। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या 24 सितंबर 1950। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए थकिए मत, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए। इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो बताइए, हम कुछ और करें जिससे आपको इंटरेस्ट आए, है ना। बताइए इसका सही जवाब। तो आपको पता है 15 अगस्त 1947 का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं हम लोग। क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। इसी दिन हम लोग स्वतंत्र हुए थे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये भी पूछ लिया जाए आपसे तो हो सकता है, जैसे अभी जो नियुक्ति हुई थी बिहार टीचर वाली उसमें पूछ लिया गया, नॉर्मल प्रश्न पूछ लिए गए तो वो बेचारे क्या किए कि उसी की जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो ये भी प्रश्न आप लोग थोड़ा सा जानते रहिएगा, है ना। बताइए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, संविधान पूर्णतः लागू हो गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 24 दिसंबर 1949 बिल्कुल सही जवाब है और इसी दिन हमने हिंदी को अपनाया था। आगे चल के 24 सितंबर 1953 से हम लोग क्या कर रहे हैं, हिंदी को राजभाषा हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं।
बात क्लियर दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या है? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। जवाब तो आपको पता ही होगा, है ना? तो आपको पता है एक नाम बड़े फेमस थे, कौन? पोटी श्रीरामुल्लू, पोटी श्री रामुल्लू, ठीक है दोस्त, ये बड़े फेमस थे। ये कर रहे थे करीब भूख हड़ताल पे ये थे कि साहब हमारे लिए जो है भाषा आधार पर राज्य गठित करिए, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था, है ना? तो इन्होंने क्या किया, भूख हड़ताल शुरू कर दी और ये 1953 में क्या हुए, परलोक सुधार गए। कब? 1953 में, 1953 में। जब 1953 में जो है परलोक सुधार गए, तो भाई अब जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति अगर 1 साल से जो है भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है 8-9 महीने से और मर जाता है या मतलब शहीद हो जाता है या कुछ भी होता है, इसको बोल सकते हैं आप, तो अब सरकार के ऊपर तो ब्लेम आ जाएगा। तो सरकार क्या करती है, आप ऐसे अभी पहले भी आगे भी है, वो तुरंत एक समिति गठित करती, कौन सी? जेवीपी। उससे पहले भी एक समिति गठित की गई थी, लेकिन उनका जो इफेक्ट था बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी, सीतारामैया, उन सबकी जो एक समिति बनाई गई जेवीपी, ठीक है। तो इस समिति ने कहा कि ठीक है साहब हम कर देते हैं। तो पहली दफा 1953 में जो है ये आपका आंध्र प्रदेश जो है ये पहला राज्य गठित हुआ भाषा के आधार पर, ठीक है। उसके बाद राजभाषा आयोग गठित ही होता है, आपको पता ही है, कौन? राजभाषा आयोग। कब गठित होता है दोस्त राजभाषा आयोग? ये गठित होता है 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, गठित होता है। उसके बाद सारी चीजें फिर बहुत सारे इधर उधर हुए, ठीक है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला प्रश्न क्या है? भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1952, 1953, 1954, 1956। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? आपको पता भाई 52 तो ऐसे ही काट दिया आपने, 54 ऐसे ही काट दिया। यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट हुई थी, ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो गए, है ना? तो ये खत्म जब हो गए तो बचा 53। 53 में पहली दफा आंध्र प्रदेश में लागू है, लेकिन यहाँ पे क्या करा है? पुनः संरचना। तो प्रश्न को आपको क्या करना, पहले ध्यान से पढ़ना है। वैसे अभी ई ऑप्शन हमने आप पहले दिन ही नहीं दिया है, तो ई ऑप्शन तो और खतरनाक होता है और उसकी ट्रिक लास्ट में आपको बताऊंगा करना कैसे है, ठीक है। तो बताइए अब भाई ये तो ऐसे गलत होगा। पुनः संरचना कब हुई थी भाई? राजभाषा आयोग गठन हुआ तो तब ये रचना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या है? तुलसीदास की विनय पत्रिका की भाषा है ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी कौरवी। जवाब दीजिए इसका। अभी तुलसीदास के हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो अब ये बताइए थोड़ा सा इसके विषय में कि ये इसमें कौन सा प्रश्न आपका सही होगा, सॉरी कौन सा जवाब इसमें आप दे रहे हैं? अवधि। तो हमने अभी अवधि के विषय में बताया था क्या दोस्त? इसमें रामचरितमानस, क्या? रामचरित मानस की रचना किसमें हुई थी? अवधि में हुई थी। बात क्लियर है? और किसके? हमने अभी पद्मावत के विषय में बात करी थी, किसमें? जयसी जी ने रचना करी थी। लेकिन इसमें जब विनय पत्रिका की बात होगी दोस्त, विनय पत्रिका किसमें है, इसीलिए ये एक्सेप्शन है और इसको एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन बी तुलसीदास की विनय पत्रिका की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर। क्या दोस्त? संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन ए गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाब दीजिए दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें सबसे पहला काम तो जवाहरलाल नेहरू के होंगे, बिल्कुल गलत जवाब। जवाहरलाल नेहरू जो है ये हिंदी के समर्थक नहीं थे, बल्कि किसके? हिंदी के समर्थक थे, ठीक है। और ये कहते थे कि साहब जो हिंदी है संपूर्ण भाषा में, संपूर्ण भारत में बोली जा रही, तो हम क्यों ना हिंदी और इंग्लिश को मिक्स कर दें, संकर भाषा एक बना दें। इसका क्या हुआ? खंडन किया गया, गलत बात, नहीं मानेंगे। पटेल जी किस लिए थे? पटेल जी भाषा के चक्कर में नहीं थे, वो भारत को एकीकृत करने की भूमिका में थे। तो वो क्या कर रहे थे, जो तत्कालीन रियासतें थी उनसे वार्तालाप स्थापित कर रहे थे और वार्तालाप स्थापित करते हुए उनको संगठित और भारत को एक मजबूत एकीकृत भारत और केंद्रीकृत भारत बनाने के लिए वो अग्रसर थे। तो वो भी गलत जवाब है, इसमें ये तीनों गलत है। इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। गोपाल स्वामी अयंगर 14 सितंबर 1949 को जो है प्रस्ताव रखते हैं संविधान सभा में, और उनके इस प्रस्ताव को, हालांकि उससे पहले मीटिंग हुई थी, कोई कहता था कि इंग्लिश को बना लिया जाए, कोई कहता था कि भाई तेलुगु को बना लिया जाए, कोई कहता था और बना ली जाए,
अलग से, लेकिन भारत में फिर जनमत कराया गया, पूछा गया, लोगों को भेजा गया कि आप जाइए पूछ गए किसको, तो अधिकतर लोगों ने हिंदी को प्रेफर किया। लेकिन चूंकि राजभाषा थी, अभी आजादी मिल रही थी, या मतलब ये कह सकते हैं कि मिलने का कुछ दिन अभी हुआ था, तो लोगों के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट था। तो उसको ये हुआ कि भाई इस चक्कर में कहीं हमारी आजादी फिर से न छिन जाए, तो इसलिए हुआ कि चलो ठीक है, तो इसलिए राजभाषा के रूप में उसको माना गया। राष्ट्रभाषा अभी तक हिंदी नहीं बन पाई, हो सकता है मोदी जी बना दें, ठीक है, मोदी है तो मुमकिन है, बाकी नीतीश कुमार कोई भी बातें नहीं है, ठीक है। चलिए, नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष 1893, 1857, 1902, 1917, बताइए इसका सही जवाब। नागरिक प्रचारणी सभा, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब आप खुद देना है। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी? कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं दोस्त, बताइए इसका। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346, हमने कई दफा डिस्कस किया। हमने ये कभी डिस्कस किया था, हमने कहा था कि भाग 17, कौन भाग 17, 343 से 351 पूरा डिस्कस तो हम करेंगे, पूरा डिस्कस संविधान पढ़ाएंगे तब कर देंगे, ठीक है। तो 343 के एक में ही ये बात कही गई है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला क्या है। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बीजी खरे, ऑप्शन बी सुनीत कुमार बनर्जी, ऑप्शन सी जीबी पंत, ऑप्शन डी सुब्बाचन, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त। आपको पता है 1955 में राजभाषा आयोग एक समिति गठित हुई थी 1955-56 में, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष दोस्त बीजी खेर, कौन? बीजी खेर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला क्या है। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन ए भोपाल भारत, ऑप्शन बी लंदन यूके, ऑप्शन सी नागपुर भारत, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क अमेरिका, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त। अब आप सोच रहे होंगे हम आपसे पुराना काहे पूछ रहे हैं, पूछ लेगा पुराना तो क्या करेंगे आप, ये कहेंगे क्या कि हमसे तो बताया नहीं गया था, हम पुराना वाला पूछेंगे। पूछ सकते हैं भैया, वर्तमान का भी याद रखिएगा, पुराना भी याद रखिएगा। तो ये हुआ था कहां दोस्त? भोपाल भारत, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी डी मदन मोहन मालवीय, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त। देखिए हिंदी भाषा सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं तो जैसे जब असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 में, उसी वक्त या उससे पहले गए कह सकते हैं कि जैसे जो है जब कॉन्फ्लिक्ट था मुसलमानों को लेकर के, उनके जो धर्मगुरु थे उनको लेकर के था, तो 1919 में ही उन्होंने कहा था कि साहब हिंदी भाषा जो है ये भारत की राजभाषा के रूप में बना देनी चाहिए, ताकि हमारी जो यह कह सकते हैं कि एकता उसको अच्छे बना रखा जाए। वही तभी से उर्दू की मांग भी वहीं से उठी थी, तो इसलिए मदन मोहन मालवीय ने तब भी जो है सुझाव दिया था, और ये इसलिए भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला क्या है। काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन नहीं है, ठीक है। बाबू श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। काशी नागरिक प्रचारणी सभा कब यह स्थापित हुई थी? यह प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो भैया स्थापना वर्ष आपसे पूछा सकता है, ठीक है दोस्त। तो ये हुआ था 16 जुलाई 1893, 16 जुलाई 1893 को इसकी स्थापना हुई थी काशी नगरी प्रचारणी सभा की, ठीक है। और इसके संस्थापकों में बाबू श्याम सुंदर दास भी थे, शिव कुमार सिंह भी थे, राम नारायण मिश्र भी थे, लेकिन यहाँ पे जो नहीं थे वो कौन थे? रामचंद्र शुक्ल जो है बिल्कुल नहीं थे, ठीक है दोस्त। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर हमारे लिए कोई सुझाव होगा तो बेझिझक सुझाव आप कमेंट में कमेंट करिएगा, है ना, उसको हम और अच्छे से लेंगे और आपके लिए पर डे एक चैप्टर खलास करेंगे दोस्त, ठीक है। तो अब इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।